नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि सीबीएसई वालों का जो फिजिक्स का पेपर सर देख के तो बड़ा डर लग रहा है। क्यों? हमारे में भी अगर ऐसा आ गया, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी अगर ऐसा आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई वालों को थोड़ा पैटर्न जो है ना वो थोड़ा इस बार क्या है, हर ईयर उनका पैटर्न जो है थोड़ा ऐसे रहता ही है। पर यूपी बोर्ड, आप ये लोग बिल्कुल मत सोचिए कि यूपी बोर्ड का भी इतना हार्ड या इतना ज्यादा ट्रिकी और इतना ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर आएगा। ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये भी नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बहुत ही इजी कर देंगे, नहीं। इजी, मॉडरेट और टफ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेटेड पेपर आता है आपका। ठीक है। जिसमें आपके थ्योरी पोर्शन बेटा कितना रहेगा, आपका थ्योरी पोर्शन लगभग 40 to 45 मार्क्स आपको गेन कराएगा। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो 20 to 25 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। ठीक है। इतना ही अप्रॉक्स रहता है। तो जो बच्चे अभी इसके पहले की एक वीडियो हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो फिजिक्स की पड़ेगी, जिसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। जो टाइम टेकन है उनको अलग लिखा हुआ है, और जो इजी हैं उनको अलग लिखा हुआ है, और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हैं वो रिमेनिंग मॉडरेट में मैंने डाल दिए हैं। ठीक है। तो फर्स्टली आपको वो उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो पे सर्च करिए स्ट्रेटेजी बाय सक्सेस वाला फॉर फिजिक्स एग्जाम यूपी बोर्ड। जब आप इसका इतना सर्च करेंगे तो आपको वहां पर एक वीडियो मिल जाएगी, जिस वीडियो में कहा क्या गया है, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, किन किन चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान देना है। उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या पोर्शंस पहले आपको करने हैं, किन किन चीज़ों पे बाद में ध्यान देना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं उसमें। ठीक है। तो रिक्वेस्टली आप लोग जो है पहले उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसी वीडियो के मैं एक टाइम टेकन चैप्टर मैंने लिया था, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। टफ भी होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। उस चैप्टर को उठा के बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, और फेजर डायग्राम्स नहीं समझ में आते हैं, और कुछ डेरिवेशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एवरेज करंट क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होता है। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इजी हैं, समझना है बस। जी हाँ। तो सबसे पहले आप जाएं वहां पर, वीडियो को चेक करें जाके, उस लेक्चर को चेक करें जाके, स्ट्रेटेजी वीडियो पे करें। और जिन बच्चों को वो हेल्पफुल लगे या लगे कि हाँ सर आपने सही बताया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक वो वीडियो पहुंचाएं, ताकि जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आपके माध्यम से, आप एक मीडियम से उन तक वो वीडियो पहुंचे। क्लियर है? ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अ चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग जानते हैं कि दो तरीके की करंट होती है, एक डीसी करंट होती है, एक एसी करंट होती है। डीसी करंट सर क्या होती है? डीसी करंट सर यूनिडायरेक्शनल होती है। डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होती है, और उसकी पोलैरिटी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। डीसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डीसी सोर्सेस लगाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए डीसी वोल्टेज सोर्सेस लगाते हैं। सर अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है। क्यों सर? क्योंकि उसकी पोलैरिटी टाइम के साथ साथ क्या रहती है? टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। टाइम के साथ साथ उसकी पोलैरिटी बदलती रहती है, और उसकी डायरेक्शंस भी चेंज होती रहती है। कभी प्लस से माइनस, तो कभी माइनस से प्लस। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एसी सोर्स का यूज करते हैं। किसका सोर्स करते हैं? एसी सोर्स का यूज किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का यूज किया जाता है। तो हमारा सारा टॉपिक जो आज रहने वाला है वो अल्टरनेटिंग करंट पे ही रहने वाला है। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट पे ही हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो अल्टरनेटिंग करंट की आई होप मैं इस लेक्चर में सिर्फ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं। बहुत कहानी, बहुत कथा लेके नहीं आया हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर फोकस्ड है, बस उन्हीं हेडलाइंस को लेके आया हूं। ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में मैं पहले से बता दूं कि जो बच्चे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़े हैं बच्चा, उनके लिए तो वीडियो ये है, पर थोड़ा हवा हवा में है। समझिएगा, बताऊंगा हर एक चीज मैं आपको, पर थोड़ा स्पीड रहेगी, थोड़ा चीजें रहेंगी, क्योंकि खत्म करना है और आपको चीजें भी देखनी है कि आगे भी चैप्टर्स है ना। तो थोड़ा कॉपरेट करिए। और बाकी आपका एग्जाम 6 तारीख को है, तब तक जो है हम आपको आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट बेटा क्या है, बता दिया मैंने कि यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है, और उसकी पोलैरिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है। समझ गए होंगे जो बच्चे पढ़े हैं। ठीक है। समझ गया ना? ठीक। चलो। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहली चीज कि इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम।
चेंजेस विद टाइम। इसकी जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ साथ बेटा क्या रहती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। क्या करती रहती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है आपकी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और ये नो यूनि डायरेक्शन, ये यूनि डायरेक्शन नहीं होती, नो यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, ये यूनि डायरेक्शनल आपकी नहीं होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आपकी यूनि डायरेक्शनल नहीं होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं सर, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक ब्रैकेट, एक सर्कल बनाते हैं छोटा सा, और इस सर्कल के अंदर इस तरीके, कहां गया, इस तरीके से ऐसे करके इसके अंदर ऐसे बना देते हैं। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ये रिप्रेजेंटेशन होता है एसी सोर्स का। किसका, ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका एसी सोर्स का, इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरीके से एक व्यू बना देता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एसी सोर्स। ठीक है, ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। एसी सोर्स में सर, डीसी सोर्स में वोल्टेज को वी लिख देते हैं, करंट को आई लिख देते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है बेटा। इसमें जो आप अप्लाइंग वोल्टेज लगाते हो, जैसे ई आपने अप्लाइंग वोल्टेज लगाया या ईएमएफ आपने अप्लाइंग वोल्टेज लगाया, तो उसको इस तरीके से कुछ इक्वेशंस बनाई गई हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बेसिस पर जो आपकी करंट आएगी उसको बोल देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कुछ आपको इस तरीके के, जो बच्चे पढ़े हुए हैं इस तरीके के आपको उसमें एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, जहां पर सर ई नॉट क्या होता है, सर ई नॉट जो होता है वो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज जो भी होता है, और ये आई नॉट क्या होती है, वो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है। क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है। अभी सब समझेंगे कि क्या पीक वैल्यू है, क्या आपका है। ठीक है, पहले यहां पर थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझते चलें। ठीक है, यहां पर टाइम क्या हो जाता है, टी को हम टाइम से डिनोट कर देते हैं, टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा हमारी होती है एंगुलर वेलोसिटी। किसकी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसी जनरेटर, जो एसी जनरेट करता है वो। ठीक है, ओमेगा हमारी क्या होती है, ओमेगा हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नहीं, ई नॉट क्या होता है, ये ईएमएफ होता है। सर ईएमएफ कहां से प्रोड्यूस होगा बेटा, जब आपकी एसी जनरेटर की कॉइल घूमेगी, एसी जनरेटर की कॉइल कॉइल घूमेगी, तो वहां पर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, तो वहां पर आपकी करंट घूमेगी, और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू मूविंग चार्ज पढ़ा हुआ है, तो चार्ज के मूव करने की वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक, और वहां पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका क्रिएट हो जाता है, तो वहीं से एसी जनरेट होती है। तो इसी वजह से हम ये एसी सोर्स का वोल्टेज होता है, और उसके बिहाफ पे हमको ये उसके मदद से हमको ये अल्टरनेटिंग करंट भी मिलती है। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट मैंने बता दिया पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, आई जो है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और ई और आई क्या है, ये आरएमएस जो, सॉरी, ये आपकी अप्लाइंग वोल्टेज की वैल्यू होती है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, टी आपका टाइम होता है। अब देखिए, टाइम आप बदलते जाएंगे तो ई वोल्टेज आपका बदलता जाएगा, टाइम आप बदलते जाएंगे तो करंट भी आपकी बदलती जाएगी, और डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अच्छा, तो किसी भी सर्किट में अगर आपको एसी सोर्स लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, मान लो कि हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस रेजिस्टेंस को मैंने इस तरीके से, भाई डीसी सोर्स होता तो इस तरीके से बैटरी लगा देते थे, है ना, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। पर अब हमको ऐसा नहीं करना, अब हमको यहां पर क्या करना होता है, हमको यहां पर एक एसी सोर्स लगाना होता है इस तरीके से। सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, ये आती है बेटा बूस्टअप के लिए। इस तरीके से हम लोग यहां लगा देंगे, और यहां पर वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सर वी नॉट लिखो चाहे ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, वो चीजें एक ही हैं। तो जहां ज्यादातर मैं आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो रही बातें, बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर हो रही हैं। तो इस तरीके से सर्किट में अभी हम अलग अलग सर्किट्स भी पढ़ेंगे। किसी सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा होगा, किसी सर्किट में प्योर इंडक्टर कॉइल लगी होगी, किसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगा होगा, फिर कॉन्जुगेटेड सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट जो है हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताए दे रहा हूं, उनको समझिए, पहले ही समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, जब भी सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर लगा होगा, सब समझाऊंगा बेटा, सब, बस थोड़ा ध्यान रखो। जिस सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा होगा, जिस सर्किट में प्योर रजिस्टर लगा होगा, उस सर्किट के लिए जो इक्वेशंस आपकी बनेंगी, अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशंस आपकी बनेंगी, देखिए वो क्या होंगी।
आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये प्योर रजिस्टर सर्किट में आपकी रहेंगी। दूसरी बात, प्योर रजिस्टर सर्किट में नो फेज डिफरेंस होता है। सब बताऊंगा बच्चा, सब एक एक चीज बताऊंगा, बस थोड़ा ध्यान रखो। नो फेज डिफरेंस होता है, उसपे कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होता है, नो फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, रजिस्टर का जो पावर फैक्टर होता है, रजिस्टर का जो पावर फैक्टर होता है, प्योर रजिस्टर सर्किट का जो पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई जो आपका आता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। कैसे होता है, कॉस फाई जो होता है आपका वो 1 होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम अभी ओवरऑल जानते हुए चल रहे हैं, फिर अभी मैं डीपली अंदर इंटर करने वाला हूं, तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि सर पहले तो आप फेज वेज बताइए क्या है, तो वो सब चीजें भी डिस्कस होंगी। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है आपको पहले इक्वेशंस लिखना। इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए और उन इक्वेशंस के बेसिस पर आपको वेव डायग्राम बनाने आनी चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए सर, वेव डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको यहां से सीधा सीधा आपको सिखाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, प्योर रजिस्टर में ये चीज होगी, फिर अभी हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी। फिर हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर कॉइल। अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर यूज हुआ हो सर्किट के अंदर, तब क्या हमारी इक्वेशंस बनेंगी। तब बेटा जो पहली इक्वेशंस बनेंगी उनमें मैं बता दूं, नो फेज डिफरेंस का बेटा मतलब ये होता है कि व्हेन वोल्टेज मैक्सिमम, व्हेन वोल्टेज मैक्सिमम देन करंट also maximum at same time। ठीक, नो फेज डिफरेंस का मतलब यह होता है कि जिस वक्त आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक उसी वक्त आपका करंट भी मैक्सिमम पे हो रहा होगा। इसका मतलब है कि प्योर रजिस्टर सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। प्योर इंडक्टर सर्किट में बेटा इक्वेशंस देख लो फटाफट, स्पीड में चलेंगे सर, स्पीड में। तो पहली इक्वेशन बेटा क्या बनती है, पहली इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, पहली इक्वेशन क्या बनती है कि वोल्टेज को हम लिखते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज की इक्वेशन आपने ऐसे लिखी तब देन करंट जो आपकी लिखी जाएगी आई इज इक्वल्स टू, वो लिखी जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या लिखी जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखी जाएगी अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है। या और अगर आपकी वोल्टेज की इक्वेशन ऐसी लिखी गई है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तब करंट कैसी लिखी जाएगी, देन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा। बेटा यहां फाई क्या है, इसी फाई को तो सर, यही तो सारा खेला खेलता है, इसी को सर हम बोलते हैं फेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेज। अगर मैं आपको यहां से एक डायग्राम देके बताऊं, समझो क्या है, क्या ओमेगा टी माइनस फाइव है, क्या ओमेगा है, क्या फाइव है। तो अगर मैं मान लूं कि ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा अप्लाइंग वोल्टेज है, ठीक है, और ये हमारी अप्लाइंग करंट है। ठीक है, समझो जरा ध्यान से, इधर तो फिगर नहीं बन पाएगा, थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं, बस थोड़ा समझाने के लिए है। इसका एग्जाम से समझो बस कि ओमेगा टी माइनस फाइव है क्या, अच्छे से थोड़ा समझ लो बस। कि मान लो कि ये आपकी एक एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी अपने अप्लाइंग वोल्टेज पीक वैल्यू है और ये आपकी करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, जब हम इन दोनों को लेकर एक सर्किट बनाते हैं, इतनी रेडियस का लेके हम एक कंप्लीट जब सर्कल कंप्लीट करते हैं, इसका और एक इसका सर्कल कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। ठीक, तो जो आप, और ये दोनों ही ओमेगा वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये दोनों ही ओमेगा वेलोसिटी से मूव करते हैं, करंट और आई आपकी। ठीक है, तो इस समय जो ये आपका इनके बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, ये टोटल एंगल आपका जो होता है वो ओमेगा टी होता है, और जो आप ये एंगल देख रहे हो ना, ये इतना, तो ये एंगल आपका होता है,
इसी एंगल को हम बोलते हैं ओमेगा टी माइनस फाइव। ये एंगल आपका होता है ओमेगा टी माइनस फाइव, इतना छोटा सा, ये पूरा पूरा ओमेगा टी होता है, और ये इनके बीच का एंगल ई नॉट और आई नॉट के बीच के एंगल को हम फेज, ठीक है, उसी को तभी तो कहते हैं ना कि ई नॉट जो है इंडक्टर कॉइल में करंट लीड कर रही, लैग कर रही, ये सब तो बात होती है, ये सब तो बात होती है। तो ये यहीं से चीजें आती हैं, पर ये आपको समझने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा बस मैं बताता चलूंगा, मैंने बोला था। अच्छा सर, ये इक्वेशंस आपको यूज करनी है कब? ये इक्वेशंस आपको यूज करनी है जब प्योर इंडक्टर कॉइल लगाओ। अच्छा, इन दोनों का मतलब सर एक ही है, चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे इधर से बहुत घूम फिर के ऐसे पकड़ो। देख भाई मेरे, इसमें ओमेगा टी से फाई घटाया गया है, इसमें ओमेगा टी में फाई बढ़ाया गया है। जरा इसको गौर से देखो, इसमें वोल्टेज करंट से आगे है कि नहीं? कितना आगे है? फाई आगे है। भाई इसमें फाई घटाया नहीं गया है, तो इसमें वोल्टेज ही आगे हुआ ना। कौन आगे हुआ? वोल्टेज आगे हुआ, या करंट पीछे हुई? हिंदी वाले समझ लें, पीछे होने का मतलब करंट लैग कर गई और वोल्टेज जो है वो लीड कर गया। क्या कर गया? अभी सब बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं। वोल्टेज क्या कर गया? लीड कर गया। इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें वोल्टेज में फाई ज्यादा है, करंट से वोल्टेज फाई ज्यादा है, और इसमें भी वोल्टेज करंट से फाई ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो फाई घटा दिया गया ना, तो ये भी फाई ज्यादा है, इसमें भी फाई ज्यादा, यानी कि इस केस में भी वोल्टेज आपका लीड कर रहा है और करंट आपकी लैग कर रही है। सेम केस दोनों में है, पर बच्चा होगा क्या, इन दोनों के लिए जो वेव डायग्राम अभी बनाएंगे, इन इक्वेशंस को याद कर लो, जो वेव डायग्राम बनाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात कर लें प्योर, अब हम बात कर लेते हैं प्योर प्योर कैपेसिटर सर्किट के लिए। किसके लिए? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। अगला सर्किट हमारा क्या हो जाएगा? प्योर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव। तो बच्चा प्योर कैपेसिटिव में क्या इक्वेशंस रहेंगी, जरा गौर करना। पहली इक्वेशंस में तो वोल्टेज अगर आपने ऐसे लगाया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखना करंट, देखना कैसे लिख रहा हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देना। कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो लीड करती है। क्या बात है सर, मजा ही आ गया, उल्टा हो गया सब। जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ संधारित्र लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, तब करंट भागेगी और वोल्टेज पीछे रह जाएगा, मतलब लैग कर जाएगा वोल्टेज। कितने फेज से लैग करेगा सब आगे डिस्कस करेंगे। या फिर वोल्टेज को पीछे करना है तो वोल्टेज से फाई माइनस कर दो और करंट की इक्वेशन ऐसे ही लिख दो। बोलो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। अभी भी तो वही कान पकड़ने वाली बात हो गई यार, अभी भी तो वही बात है ना। इसमें देखना, इसमें करंट आ गए, वोल्टेज में कुछ नहीं जोड़ा गया, इसमें वोल्टेज से घटा दिया गया फाई, तब भी तो करंट ही आ गया ना मेरे लाल। तो इस वाली इक्वेशन में भी करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज लैग कर रहा है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे कि सर्किट में जब प्योर कैपेसिटर लगा होगा तब करंट फाई फेज से आगे रहेगी, जब सर्किट में इंडक्टर कॉइल लगा होगा तो वोल्टेज फाई फेज से आगे रहेगा, और प्योर रजिस्टर सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब पहले करंट मैक्सिमम होगी उसके बाद वोल्टेज उस जगह पे मिनिमम होगा। फेज डिफरेंस होने का मतलब पता है क्या है? कि जिस जगह पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस जगह पर करंट मिनिमम होगी, और जिस जगह पर करंट मैक्सिमम होगी उस जगह पर वोल्टेज मिनिमम होगा। यही होता है फेज डिफरेंस का मतलब। प्योर रजिस्टर सर्किट में जब करंट मैक्सिमम हो रही है तभी वोल्टेज मैक्सिमम हो जा रहा है, पर इंडक्टर कॉइल में पहले वोल्टेज मैक्सिमम, करंट बाद में मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और इसमें पहले करंट मैक्सिमम या मिनिमम होगी, बाद में वोल्टेज मैक्सिमम या मिनिमम होगा। बहुत गौर करने हैं शब्दों पे, शब्दों पे बहुत गौर फरमाना है कि प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर करंट 5 फेज से आगे, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो फटाफट स्पीड में, कि प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर, प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर, प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर करंट 5 फेज से आगे, करंट 5 फेज से आगे, फटाफट हट जाए। प्योर इंडक्टर सर्किट में, प्योर इंडक्टर सर्किट में, प्योर इंडक्टर सर्किट में
वोल्टेज 5 फेज आगे, किससे? करंट से। कभी वोल्टेज आगे, कभी करंट आगे, इंडक्टर में वोल्टेज आगे, कैपेसिटर में करंट आगे, रजिस्टर में नो आगे पीछे। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम उस समय करंट मैक्सिमम। समझ गए? समझ गए? फटाफट, बस ऐसे ही धुआं धुआं एकदम कर देंगे, अभी परेशान ना हो, फटाफट देखो अगला। अब हम बात करेंगे वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम फॉर इंडिविजुअल सर्किट, फॉर इंडिविजुअल सर्किट। ठीक है, इंडिविजुअल सर्किट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल सर्किट का मतलब है कभी इंडक्टर कॉइल लगी होगी, कभी इंडक्टर कॉइल लगी होगी, इंडक्टर कॉइल ओनली। ठीक है, फिर क्या लगा होगा? फिर हो सकता है रजिस्टर लगा हो, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हो, रजिस्टर ओनली। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, फिर हो सकता है आपका कैपेसिटर लगा हो, कैपेसिटर ओनली। फिर हो सकता है कि सब लगे हों, जिसको एलसीआर बोलते हो भाई, इसको एल सर्किट बोलते हैं, इसको आर सर्किट बोलते हैं, इसको सी सर्किट बोलते हैं। ठीक, फिर कोई कोई एल सी आर सर्किट पढ़ा जाता है, एल आर पढ़ा जाता है, और सी आर पढ़ा जाता है, बहुत सारे सर्किट्स पढ़े जाते हैं। तो ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, पर इसको डिस्कस करने से पहले हम इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं, सॉरी वेव डायग्राम को बनाना सीखते हैं, फिर हम इंडिविजुअल सर्किट्स पे आएंगे। पहले वेव डायग्राम को बनाना सीखो। ठीक है, वेव डायग्राम को पहले हम लोग बनाना सीखते हैं। कैसे? तो पहले हम इसको बनाएंगे प्योर रजिस्टर के लिए, प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टर। जब सर्किट में प्योर, सिर्फ प्योर रजिस्टर लगाओ, तो प्योर रजिस्टर जब सर्किट के अंदर लगाओगे तो बच्चा देख लो इक्वेशन क्या हमने याद की थी। अभी हमने बताया था कि प्योर रजिस्टर के केस में जो हमारी इक्वेशंस रहती हैं, वो पहली इक्वेशन क्या रहती है वोल्टेज के लिए? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पहली इक्वेशन हो गई वोल्टेज के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या इक्वेशन होती है? करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस जो है वो सेम रहती है, मतलब ये भी हमारा हो गया दूसरा। इसके लिए अगर अब हम वेव डायग्राम बनाए मेरा गुड्डा, तो उसके लिए क्या बनेगा समझो। अच्छा, वेव डायग्राम सर किसके किसके बीच बनाया जाता है? तो भैया याद रखो, वेव डायग्राम जो बनाया जाता है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ होता है। याद रखिए, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फटाफट देखो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फटाफट सभी देखते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पर मुझे क्या लेना है? इस एक्सिस पर मुझे वोल्टेज और करंट लेनी है। ठीक है, और इस एक्सिस पर मुझे क्या लेना है? इस एक्सिस पर मुझे ओमेगा टी लेना है। इस एक्सिस पर मुझे ओमेगा टी लेना है। इस पॉइंट को आप लोग जानते हो कि इसको ओरिजिन बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिन बोलते हैं। बच्चा समझ लेना, समझ ले, सिर्फ एक ही फिगर यहां रजिस्टर के लिए बताऊंगा, बाकी मैं सीधे अपने टॉपिक पे जंप कर जाऊंगा। समझो हो क्या रहा है? जब आप वोल्टेज में व्हेन, समझो व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो, इस केस में आपका वोल्टेज भी जीरो आएगा और इस केस में आपकी करंट भी जीरो आएगी। तो समझ में आया सर कि ग्राफ शुरू, तो एग्जाम में ये सब तुम्हें बवाल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं एसी करंट पे। तो ग्राफ शुरू कहां से होगा? जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। अच्छा, करंट के लिए सर ग्राफ हमें कैसे बोल्ड लाइन बनाएंगे, और इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, और जो सॉरी वोल्टेज के लिए हम एक बोल्ड लाइन बनाएंगे, और करंट के लिए, करंट के लिए हमें किस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे? इस तरीके से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक, मतलब डॉट 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 करके ऐसे लाइन बनाएंगे, इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे डॉटेड लाइन। ठीक है, चलो देखो। तो सर पहले वोल्टेज का ग्राफ, पहले वोल्टेज का फिगर, चलो मान लो ये हो गया, इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट है ना, साइनोसोडियल होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारी होती है वो साइनोसोडियल होती है। कैसी होती है? साइनोसोडियल होती है।
अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है भैया, साइनोसोडल का मतलब जो साइन का भी ग्राफ, साइन थीटा का भी ग्राफ कवर करे और जो कॉस थीटा का भी ग्राफ इसके अंदर कभी कभी आ जाए, तो इस तरीके के ग्राफ्स को साइनोसोडल ग्राफ बोलते हैं। तो करंट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा भैया साहब यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। कहां पर, इस जगह पर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है ना, बोल्ड लाइन है। तो ये हमने बोल दिया ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इस जगह पर ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारी पीक वैल्यू हो गई। अब देखो, अब हम बनाएंगे करंट के लिए, ये वी नॉट हो गया। अब हम इसी जगह पर बनाएंगे करंट के लिए, कोई आगे पीछे नहीं है ना, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। तो देखो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये ग्राफ बनेगा हमारा, नहीं बना, मजा नहीं आया। चलो हम क्या अलग उससे बना दें, इस कलर से बना दें। अब समझ में आया, अब आ रहा है सर समझ में। तो ये जो हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गई। समझो ध्यान से, देखो जिस जगह पर तुम्हारा वो करंट मैक्सिमम मिनिमम है, उसी जगह पर वोल्टेज, यहां पर दोनों की वैल्यू जीरो है, यहां पर दोनों की वैल्यू जीरो है। इस ओमेगा टी पे आके, इस समय पे आके करंट अपने पीक पे है, वोल्टेज अपने पीक पे है। इस ओमेगा टी की वैल्यू पर आके करंट भी जीरो हो गई और वोल्टेज भी जीरो हो गया। फिर यहां आके करंट भी अपने नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम हो गई, है ना, ये माइनस का वी नॉट हो गया और ये माइनस का आई नॉट हो गया। करंट अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे पहुंच गई। उसके बाद यहां पर फिर आके आपकी करंट और वोल्टेज दोनों ही आपस में जीरो हो गए। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। एक मिनट बेटा, थोड़ा वेट करिएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो सर इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें हमको पता चल रहा है कि इसमें नो फेज है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं पाया गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमको इसमें टाइम ले लेके हमें चीजें करनी है। इसका मतलब है कि हम यहां लिख देंगे इन प्योर रजिस्टर सर्किट, in pure resistor circuit there is no phase difference, मतलब phi is equals to 0, phi is equals to 0। इसके लिए phi क्या हो गया हमारा, phi हो गया 0, phi क्या हो गया, phi हमारा हो गया 0, ठीक है। phi बच्चा क्या हो गया, phi हमारा हो गया 0। अब इसी के बेसिस पर, ये तो वेव डायग्राम हो गया, इसी के बेसिस पर हम इधर फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये इधर हो गया वेव डायग्राम, अब इधर हम बनाएंगे इसका फेजर। रेजिस्टेंस के लिए यहीं देख लो सारा सब कुछ, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए सब कुछ यहीं देख लो, अगले उसके लिए हम उधर बताएंगे। फेजर डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम हमको बनाना होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में बहुत टफ फिगर दिया गया, मैं वो भी बना रहा हूं, और मैं इजी वाला भी आपको बता दूंगा जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो जिस जगह पर आपका जिस उस पे वोल्टेज होता है, उसी एक्सिस पे हमारी करंट होती है। इधर ही वोल्टेज हमारा होगा और इधर ही हमारा करंट होगा, और इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम जो है वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है। फेजर डायग्राम जो होता है वो वी वर्सेस आई ग्राफ होता है, वी वर्सेस आई ग्राफ होता है। तो इसमें कोई भी फेज नहीं है, फाई इज इक्वल्स टू हमारा 0 है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया, ये हमारा हो गया वेव डायग्राम, और ये इनकी इक्वेशंस हो गई। और कहते भी हैं कि प्रूफ करो कि रजिस्टर में कोई भी फेज नहीं होता, तो वो अभी सारा सब कुछ कराएंगे, इंडिविजुअल सर्किट जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाओ, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए आपने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल कराते 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 आपका ये तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, यहीं पर रेजिस्टेंस में आपके लिए ये सारी चीजें हो गई। इसके लिए एक पॉइंट और बना लो कि इसका पावर फैक्टर कितना होता है, सब यहीं पर लिख लो। इसका पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर को हम cos फाई बोलते हैं। अब खुद बताओ, अगर प्योर रजिस्टर सर्किट में फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 0 है, यानी कि पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, मतलब पावर फैक्टर जो cos फाई आएगा वो 1 आएगा। यानी कि प्योर रजिस्टर सर्किट के लिए, प्योर रजिस्टर सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी कि इसमें ये पूरा कंप्लीटली ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें करंट भी V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो V अपॉन आई और V नॉट अपॉन आर नॉट। अगर हम देख लो यहीं पे, अगर हम ऐसे करें V अपॉन आई इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कट जाएगा, V नॉट अपॉन आर नॉट। यानी कि इसको हम अगर आर लिख सकते, सॉरी, यानी कि अगर इसको हम आर लिखते हैं तो इसको हम आर नॉट लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है ओम्स लॉ पे बेस्ड है, पूरा फॉलो करता है ओम लॉ को। मजा तो आता है जब हम सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएं, आप देखो आएगा मजा। अब हम बात करेंगे जब सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक इंडक्टर कॉइल लगी हो। सर्किट के अंदर क्या लगा हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर कॉइल लगी हो। अच्छा चलो भाई, एक डायग्राम बनाते हैं पहले फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली है। एक डायग्राम बनाओ पहले। क्या बनाना है डायग्राम के अंदर, हमको एक इस तरीके से लाइन, एक सर्किट ड्रॉ करना है पहले। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दिया, इसमें मैंने एक इंडक्टर कॉइल लगा दी इस तरीके से, एक इंडक्टर कॉइल लगा दी। अरे इस तरीके से एक इंडक्टर कॉइल लगा दी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक इंडक्टर कॉइल लगा दी और इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, कहां से, अपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक अपने एसी सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। आई होप कि फिगर बढ़िया बना हो, पर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, इतना बहुत है यार, इतना बहुत अपने लिए, इसमें कोई, अरे भाई साहब, ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया। इस सर्किट में मैंने क्या लगाया है, इस सर्किट में मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया है। ठीक है, अब हमें पता करना है ना, अब हमें पता करना है कि करंट के लिए इसकी इक्वेशन क्या आएगी। हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर प्योर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो करंट की इक्वेशन ये बन के आएगी, पर वो कहते हैं कि डिराइव करो। क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमको डिराइव करके दिखाओ कि ऐसा होता है। उनका एक कहना है कि भैया ये बताओ हमको कि ये होता है, हम नहीं मान रहे कि ऐसा होता है। ठीक है, वो कहते हैं हमें करके दिखाओ, ये करके दिखाओ और फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, तो बता दिया मैंने। अब देखो करते कैसे, कैलकुलेशन इसका कैसे होगा समझो। देखो एक तो इसकी अब तुमको यहां से क्या निकालनी है, इसकी तुमको करंट निकालनी है, तुमको यहां पर करंट आई की वैल्यू निकालनी है। ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज लग गया, अब तुम्हें यहां पर करंट की वैल्यू निकालनी है। ये तुम्हारा एक इंडक्टर कॉइल है जिसका इंडक्टेंस कितना है, जिसका इंडक्टेंस एल है। क्या है, जिसका इंडक्टेंस एल है। क्लियर हो गई। अब देखो इसका शुरुआत कहां से करेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन उन्होंने दे दी है। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड एसी वोल्टेज कितना है आपके पास, बस इतनी ही हमको मदद चाहिए इसकी, बस और कुछ नहीं। अप्लाइड एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको, V नॉट साइन ओमेगा टी। कितना दिया गया है, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 1 बन गई। क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 1 बन गई। ठीक है, अब समझो क्या करना है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो गौर से, गौर फरमाना जरा भाई। इस पर देखो नेट ईएमएफ कितना होगा, बताओ इस पर नेट ईएमएफ कितना होगा। भाई साहब मेरे, ये तो तुमने वोल्टेज लगा दिया है और ये इस पर एक ईएमएफ, इस पर भी तो एक प्रोड्यूस होगा।
भाई इस पर तुमने E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू जो भी लगाया V नॉट साइन ओमेगा टी या E नॉट साइन ओमेगा टी EMF वाला वोल्टेज या EMF अप्लाई किया, इसके लिए इस पर एक EMF इंड्यूस्ड EMF आएगा ना, वो कितना होगा माइनस का LdI/dt, अगर जिन बच्चों को याद आ रहा हो माइनस का ELdI/dt। तो नेट वोल्टेज भाई साहब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, नेट वोल्टेज तुम्हारे पास हो जाएगा एक तो ये वाला EMF और माइनस ऑफ एक तो ये वाला EMF, तो नेट EMF तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, नेट EMF इज इक्वल्स टू टोटल EMF, इन दोनों का बराबर हो जाएगा ना नेट EMF। भाई जो नेट EMF होगा और वो 0 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे भाई ये चीज इसके बराबर ही तो होगी ना, है ना। तो इस तरीके से लिख लो इसको, इस तरीके से इसको लिख लो कि यहां पर जो ये तुम्हारा V नॉट साइन ओमेगा टी तुमने लगाया है, अप्लाई किया है, वो बराबर किसके हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो माइनस का LdI/dt, ये पूरा का पूरा टर्म जो नेट EMF हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। भाई दोनों को ऐड कर देंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो V नॉट साइन ओमेगा टी जो तुम्हारा निकल के आएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू LdI/dt। अब समझो यहां से इक्वेशन तुम्हारी करंट की आने वाली है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि प्रूफ करो, क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं, कह रहे हैं प्रूफ करंट लैक्स ओवर वोल्टेज बाई पाई बाई 2 फेज। ये हमारा बड़ा बड़ा यहां पे डाल लो, ये क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग, क्या बना देते हैं, ये क्वेश्चन बना देते हैं। यही सब तो गेम है। कहते हैं प्रूफ करो कि भैया इंडक्टर कॉइल के अंदर जो करंट हमारी होती है वो लैग करती है, क्या करती है, करंट हमारी लैग करती है। तो लैग करने का मतलब क्या हो गया हमारा कि V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI/dt हो गया। फटाफट इसको आपको क्या मार देना है, इंटीग्रेशन मार देना है। कैसे, LdI इज इक्वल्स टू क्या हो गया, LdI इज इक्वल्स टू, कलर बदल गया, LdI इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी dt। तुम्हें करंट चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, करंट चाहिए, तो फटाक से क्या करो, DI इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, इतना हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको फटाफट कर दो इंटीग्रेट। इसको फटाफट क्या लगा दो, इसमें फटाफट लगा दो इंटीग्रेशन, लगा दो इसमें फटाफट इंटीग्रेशन। तो तुमने इसमें इंटीग्रेशन लगाया तो देखो क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे हट जा, देर पे देर करा रहा है, क्या मिला भैया, इधर तुम्हें मिला इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी, ये मिला, यही मिला ना, इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इधर तो तुम्हारा करंट मिल गई I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L को dt, V नॉट अपॉन L को निकाल के कर लो बाहर, V नॉट अपॉन L को हमने कर लिया निकाल के बाहर। इधर क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt मिला। तो I इज इक्वल्स टू क्या मिला, V नॉट अपॉन L और साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन हो गया। क्या कहते हो, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, माइनस का साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, जो नीचे आ जाएगा तो वो ओमेगा हो गया। क्या कहते हो, यही हुआ ना, नहीं आया समझ में, आ गया ना। हाँ, अब देखो इसको एक काम करो, इसको जरा हम साइड में लिख लें। अरे नहीं नहीं हो सकता, गुस्सा हो रहा है बोर्ड गुस्सा, चलो इधर आ जाओ, फिर छोड़ो, इधर लिख दें, बाकी का रिमेनिंग इधर कर दें। तो देखो मैं इसको इधर एरो बना दूं इस तरीके से, बाकी का इधर है, रिमेनिंग हमारा इधर है। क्या कि सर I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन ओमेगा L, हमें नीचे मिल गया, ओमेगा L नीचे मिल गया, और देखो उधर
माइनस का कॉस ओमेगा टी, क्या बचा, माइनस इधर लगा दो, ये मुझे मिला माइनस का कॉस ओमेगा टी। दिक्कत, अब देखो आई इज इक्वल्स टू माइनस का वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, सॉरी प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लिख दिया। इस माइनस को अंदर करा दो मल्टीप्लाई, क्या करा दो, अंदर करा दो मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लो, चलो देखो साइन 90 माइनस थीटा कर लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो अगर हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, आई इज इक्वल्स टू, क्या मिल गया, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये मिला, आया ना, यही तो मिला। अगले उस पे देखो, हमें वोल्टेज की इक्वेशन क्या मिल गई, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हमने अप्लाइंग वोल्टेज लगाया था, इसके बेसिस पर हमें करंट की इक्वेशन क्या मिल गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही इक्वेशन मिली। अब जरा फटाफट अपने उस पे आ जाओ जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्योर इंडक्टर कॉइल में क्या होता है, प्योर इंडक्टर कॉइल में करंट में ओमेगा टी माइनस का फाई होता है, और फाई क्या होता है, फेज होता है। यानी कि यहां अगर तुम इसको कंपेयर करो, अगर तुम इसको कंपेयर करो, अगर तुमने इसको क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया, अगर तुमने इसको कंपेयर किया तो यहां से फाई क्या निकल के आया, पाई बाई टू निकल के आया, क्या निकल के आया, फाई निकल के आया पाई बाई टू, क्या निकल के आया, पाई बाई टू निकल के आया। बहुत मजा आएगा, देखते रहो फटाफट, समय थोड़ा जाएगा पर मजा आएगा, ठीक है। क्या निकल के आया, कंपेयर अगर हमने इसको किया, कंपेयर अगर हमने इसको कंपेयर किया तो यहां से मुझे फाई की वैल्यू क्या मिली, फाई की वैल्यू मुझे मिली पाई बाई टू। तो अगर हमने कंपेयर करके निकाले तो फटाफट प्योर इंडक्टर कॉइल का पावर फैक्टर निकाल लो, फटाफट क्या निकाल लो, पावर फैक्टर निकाल लो, कॉस फाई सर कितना होगा, कॉस पाई बाई टू होगा, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई। अभी देखना इसका सबसे बढ़िया यूज अभी हमको पावर डिसिपेशन में मिलेगा देखने को, पर अभी यहां पर पढ़ लो। तो सर पावर फैक्टर निकाल लिया, दो चीज हमें पता चल गई, पहली चीज हमें फेज पता चल गई, पहली चीज हमें क्या पता चल गई, पहली चीज मुझे फेज पता चल गई, पहली चीज मुझे क्या पता चल गई, इंडक्टर कॉइल का फेज पता चल गया कि किसमें, और फिर ये पता चल गया कॉस फाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा देखो, देखो जरा ध्यान से, करंट में पाई बाई टू माइनस हो रहा है, मतलब करंट पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर करंट लैग्स बाई पाई बाई टू फेज डिफरेंस ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। बात क्लियर है कि नहीं भैया, ये एसी अल्टरनेटिंग चैप्टर तुम सोच फटाक से खत्म हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है इन सब चीजों में, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। ये बात क्लियर हो गई, अच्छा। तो सर तीन बातें क्लियर हो गई, एक तो हमें इक्वेशन से ये प्रूव भी हो गया कि सर जो करंट है वो लैग कर रही है पाई बाई टू, इसके बेसिस पर मैंने फेज निकाल लिया फाई की वैल्यू, फिर इसके बेसिस पर मैंने पावर फैक्टर निकाल लिया। अब बचा क्या है, अब बचा है इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो चलो पहले फटाफट हम इसका वेव डायग्राम बनाए, क्या बनाए, इसका वेव डायग्राम बनाए। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ मेरे लाल, पहले इसका पहले इसका वेव डायग्राम बनाया जाए। देख भाई बहुत इजी है मेरे लाल, बहुत इजी है, लफड़ा खत्म बिल्कुल। पेपर में अगर आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, ठीक है। देख मेरे भाई, इधर तुमको V वर्सेस I रखना है और इधर तुमको ओमेगा टी रखना है, वेव डायग्राम बना रहे हैं ना, ओमेगा टी रखना है। और याद रखना वोल्टेज को मुझे बोर्ड लाइन से बनाना है, जो मैंने ये फिगर बनाया था इसमें वोल्टेज को मेरे को बोर्ड लाइन रखना था,
और करंट के लिए मेरे को डॉटेड लाइन बनानी थी। तो करंट या डॉटेड लाइन बना लो या इस कलर से बना लो, याद रखना कलर भैया, याद रखना करंट का ये कलर रख लो चलो, और वोल्टेज का ये कलर रख लो, येलो कलर रख लो। ठीक है, इसमें अगले हलक फिगर में कलर हम बदल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करो, वोल्टेज को दे दो पर्पल कलर से, वोल्टेज को दे दो पर्पल कलर से, इस तरीके से पर्पल कलर का वोल्टेज दे दो। ठीक है, और सॉरी पिंक कलर का, सब डार्क डार्क हो जाएगा, और व्हाइट कलर का इसके साथ में दे दो करंट। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, हालांकि मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना जरा भैया मेरा, जब हम समस्या ये होती है कि ग्राफ शुरू कहां से होगा, तो ग्राफ बेटा देखो टाइम के साथ देखो, टाइम जीरो करोगे वोल्टेज जीरो आएगा, यानी कि ग्राफ वोल्टेज का ग्राफ जो होगा वो यहां से शुरू होगा, कहां से, यहां से। तो बना लो, वोल्टेज का ग्राफ जो शुरू होगा वो तुम्हारा कहां से शुरू होगा, वो तुम्हारा यहां से शुरू होगा, बना लो इस तरीके से। ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज, क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू हो गई, और ये वोल्टेज की नेगेटिव पीक वैल्यू हो गई, जिसको हम लोग माइनस का वी नॉट बोल देते हैं, और साइकिल ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ड्रॉ करना है मेरे को करंट के लिए, तो करंट को मुझे व्हाइट से बनाना है, चलो ठीक है भैया, करंट को चलो इससे बना दो, किससे बना दो, येलो से बना दो। करंट को अब ध्यान रखना है कि जब करंट में तुम टाइम जीरो रखोगे तो करंट की वैल्यू माइनस आएगी, माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, मतलब आई इज इक्वल्स टू माइनस का नॉट होएगा, मतलब ग्राफ शुरू होगा तुम्हारा यहां से, ग्राफ तुम्हारा नीचे से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जरा देख लो यार, जब तुमने यहां टाइम जीरो रखा तो आई इज इक्वल्स टू क्या मिला, आई इज इक्वल्स टू तुम्हें मिला माइनस का आई नॉट साइन पाई बाई टू, ये तो जीरो हो गया, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, मतलब आई इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट, ये मिला। यानी कि ग्राफ तुम्हारा यहां से शुरू होगा। अब देखो जिस समय पर मैंने क्या कहा था, लैग करंट पीछे है, करंट पीछे है, तो जिस समय पर वोल्टेज जीरो है उस समय पर करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे है, ग्राफ यहीं से शुरू होगा। अब यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो इस जगह पर करंट को लाके तुम्हें जीरो करना पड़ेगा, यहां पर तुम्हारा वोल्टेज मैक्सिमम, तो इस जगह पर लाके तुम्हें करंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा। बस ऐसे ही ग्राफ को तुम्हें अब ठीक इस जगह पे ठीक पॉइंट बना लो पहले, यहां पर, यहां पर तुम्हारी करंट जीरो, यहां पर तुम्हारी आके करंट जीरो होनी है, क्यों, क्योंकि यहां पर वोल्टेज अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे है कि नहीं है। अब यहां पर आके तुम्हें, यहां पर इस जगह पर तुम्हारा वोल्टेज जीरो हो रहा है, तो इस जगह पर आके तुम्हें करंट को मैक्सिमम करना है, इस जगह पर फिर जीरो करना है, और इस जगह पर आके फिर तुम्हें मैक्सिमम करना है। ठीक, इस तरीके से ग्राफ चलता है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ चलता है। जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर आपको करंट को जीरो कर देना है, इस जगह पर देखो। ठीक है, ये वोल्टेज के पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये वोल्टेज का हो गया, एक ये वोल्टेज का पॉइंट, नहीं एक ये वोल्टेज का पॉइंट हो गया, एक ये वोल्टेज का पॉइंट हो गया, और एक ये वोल्टेज का पॉइंट हो गया। इन सारे पॉइंट्स पर वोल्टेज हमारा जीरो है, दिख ही नहीं रहा, व्हाइट कलर से बना, चलो जो व्हाइट वाले हैं ये वोल्टेज के पॉइंट हैं, ये जो व्हाइट वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और ये जो ब्लू कलर से मैं बनाने जा रहा हूं ये तुम्हारे करंट के हैं, समझ में आ रहा है, ये ब्लू वाले पॉइंट तुम्हारे करंट के लिए हैं। जिस जगह पर वोल्टेज तुम्हारा जीरो आ रहा है उस जगह पर देखो, यहां पर वोल्टेज जीरो है, यहां पर आके करंट मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम हो गई, तुम्हें समझना करंट जीरो हो गई भैया, यहां पर जब वोल्टेज जीरो था तब करंट नेगेटिव मैक्सिमम थी, यहां पर वोल्टेज जीरो तो यहां करंट मैक्सिमम हुई आके, वोल्टेज जीरो पर यहां करंट मैक्सिमम है, भले ही करंट जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नेगेटिव थी ना, बाद में जाके मैक्सिमम जीरो पे गई, वोल्टेज जीरो पर करंट मैक्सिमम, फिर यहां करंट मैक्सिमम है, तो इसके लिए देखो ब्लू व्हाइट वाला पॉइंट कहां है, इसके लिए देखो इस पॉइंट के लिए जो व्हाइट वाला पॉइंट है वो यहां है, जीरो पे है। अब इस ब्लू के लिए एक ये व्हाइट तुम्हें मिला,
इस तरीके से। तो तुम्हें यही समझना है, ग्राफ बनाते वक्त आपको सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि जिस जगह पर वोल्टेज जीरो हो उस जगह पर करंट मैक्सिमम हो। यहां वोल्टेज मैक्सिमम है तो यहां करंट जीरो है, यहां करंट मैक्सिमम है तो यहां वोल्टेज जीरो है। ठीक, यही चीज आपको फॉलो करते हुए ग्राफ को बनाना है। ऐसे ही नहीं तुमको सिर्फ जो है खींच देनी है लाइनें, ऐसे नहीं बनाना होता। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई। कौन सा ग्राफ बन गया? ये हमारा बन गया वेव डायग्राम। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है इसका फेजर डायग्राम। क्या बनाना है? इसका मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। सारा मजा फेजर का ही है। फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे? फटाफट ऐसे लाइन बनाओ इस तरीके से। ठीक है, इसमें तुम्हारी करंट लैग करेगी। ठीक है, यानी कि तुम्हारा वोल्टेज इधर रहेगा V, और करंट तुम्हारी इस डायरेक्शन में रहेगी इधर। ठीक है, करंट तुम्हारी इस डायरेक्शन में रहेगी, पीछे है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा तुम्हारा π/2। ठीक है, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा π/2। ये वोल्टेज हो गई, ये हमारा करंट हो गया, और ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया? ω/t। ω/t को तुम्हें बनाना है क्लॉकवाइज, और करंट के लिए π/2 तुम्हें बनाना है एंटी क्लॉक। लिख लेना, जो ω/t बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, और जो तुम्हारा π/2 बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक, और ये जो इधर तुम्हारा I और E और I जो भी है VI जो है वो सब तुम्हारा इधर रहेगा। तो ये ग्राफ, ये बहुत खिचड़ी वाला ग्राफ होता है। इसके लिए तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस को दूर हटते हुए तुम्हें बनाना, याद कौन सा ग्राफ करना है? ये वाला ग्राफ तुम्हें याद नहीं करना है। ग्राफ तुम्हें जो याद करना है वो मैं बता दे रहा हूं। इसमें कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। तो वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज को कर दो तुम वाई एक्सिस पे, इधर तुमको कर देना है V0, और इधर तुमको कर देना है I0, और इसके लिए फेज डायग्राम तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस ये π/2 लिख देना है। ठीक, सिर्फ इतना छोटा सा ग्राफ, इसका फेजर डायग्राम ये याद रखो, क्योंकि इसमें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसके लिए ये तो आपने एक इक्वेशन दिखाई, दूसरी इक्वेशन कैसे दिखाओगे? तो भैया दूसरी इक्वेशन के लिए V0 का ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। कहां से? कुछ इस तरीके से बन जाएगा, रफली बनाया दे रहा हूं देखो। अगर दूसरी वाली इक्वेशन हो जिसमें V0 sin ω/t के साथ फाई ऐड हो, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। वोल्टेज के लिए ये ग्राफ बन जाएगा, और करंट के लिए तुम्हारा ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ठीक, समझ जाना। ठीक, तब ग्राफ थोड़ा अलग होगा, तब ग्राफ जो है कॉस को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? कॉस को। अभी भी कॉस को कर रहा है, आया ना। तो फिलहाल तुम एक डायग्राम याद रखो, एक ग्राफ याद रखो। तो इसको देखने से हमें क्या पता चला? इसको देखने से हमें पता चला कि यहां करंट लैग्स बाय π/2 फेज डिफरेंस ओवर वोल्टेज, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हेयर वोल्टेज लीड्स, हेयर वोल्टेज लीड्स, here voltage leads over current। ठीक, बाई π/2 फेज। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ जाए। चलो, फिर इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद मेरे को कौन सा, भाई इसके बारे में सारी चीजें हो गई। इसका वेव डायग्राम बना दिया, इसका फेजर डायग्राम हो गया, इसके बारे में सारी जो बातें थी वो हमने कर ली, फेज डिफरेंस निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल लिया, सारी चीजें हमारा हो गया। और इसके पीछे का हमारा ये कैलकुलेशन भी आपके सामने दिखा हुआ है कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। ठीक है, बाकायदा पूरी चीज मैंने आपको बता दी। अब हमको कौन सा सर्किट लेना है? अब मुझे इस सर्किट के अंदर लेना है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या लेना है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसके बाद हम कौन सा सर्किट देखेंगे? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो देखो जरा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपको क्या करना है? इसमें आपको एक प्योर कैपेसिटर लेना हुआ है। ठीक है, प्योर कैपेसिटर आपको लेना है,
उसको एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से ऐड कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको ऐड कर देना है। और जो काम मैंने उसमें किया है वही काम आपको इसमें करना है। छोटा सा है, मैं फटाफट यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है, लेक्चर को बड़ा नहीं करना है। वैसे मुझे लग रहा है 1 आवर का हो गया है, थोड़ी देर और, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं बेटा। देखो आगे आपके सामने बहुत चीज़ें लेके आने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट का हो गया, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज, ठीक है, आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज, जो इस पर स्लाइड पे आ रहा है उसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपके लिए पावर फैक्टर। इस अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में सिर्फ इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। ठीक है, तो हम अपना प्योर कैपेसिटर सर्किट लेके चलेंगे। वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और अच्छा, इसके लिए हमें निकालना है करंट। तो करंट सर होता क्या है, करंट जो होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। और क्यू जो हमारा होता है कैपेसिटर में वो डी अपॉन डी टी, क्यू जो होता है वो सीवी होता है। क्या होता है, सीवी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे और बताना भूल गया, इसमें एक चीज जरा ध्यान दे लेना कि ये जो इक्वेशन आई है जिसको मैंने आई नॉट लिख दिया है, कहां गया, इसको गौर से देखना जरा। ये जो आपका वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आया है, ध्यान से देख लो, ये जो आपका वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आया है इसको जरा देख लो। अच्छा, यहां पर नोट कर लो, हेयर हेयर जो आई नॉट की वैल्यू है वो एक्चुअली में है क्या, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। अगर इसको ओम लॉ से कंपेयर करो तो ये आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। यानी कि यहां पर अगर यहां से देखा जाए तो हम इसको एक्सल को, ओमेगा एल को एक्सल मान सकते हैं। और एक्सल है क्या हमारा, इंडक्टिव इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। एक्सल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल और ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ। तो एक ये तुम्हारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया इंडक्टिव रेजिस्टेंस का, ठीक है। ओमेगा एल इज एक्सल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो इसमें क्या होगा, सीवी हो गया, ठीक है। और वी की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो डी अपॉन डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, करंट इज इक्वल्स टू सी बाहर निकाल लिया, वी नॉट बाहर निकाल लिया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आई इज इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा, और इसको हमने लिख लिया साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। या इसको ऐसे लिख लो, सी, इसको एक तरीके से और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, ओमेगा क्या, सॉरी, हाँ, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक, प्लस पाई बाई 2, समझ में आ गया, प्लस पाई बाई 2। अब जरा इसको ध्यान से अगर आप लोग चेक करो, इसको अगर हम लोग ध्यान से चेक करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग ध्यान से चेक करते हैं, देखो एक ये हमारी सामने इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ये हमारे सामने एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। करंट की ये हो गई और वोल्टेज की ये हो गई, ठीक है। करंट और वोल्टेज की हमको इक्वेशन ही पता करनी थी और वो हमने पता कर ली, क्लियर है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें, यहीं पर सारी चीजें अभी देख लो, हेयर, इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और करके लिख लो इसको जरा, और आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो हेयर जो हम लोग ये चीज देख रहे हैं हमारे सामने कि वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम लोग आई नॉट बोले हैं, ठीक है। इसको क्या बोले, आई नॉट बोले हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो इस हिसाब से जो 1 अपॉन ओमेगा सी हमारा आएगा उसको हम एक्स सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स सी। और इसको कहते क्या है,
क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम देते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 1/ओमेगा c, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2π/f c, क्योंकि ओमेगा को हम लोग 2π/f लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा के चलनी है। अब इसके बेसिस पर अगर हम अपना वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम जरा बनाए तो देखो जरा, इसके बेसिस पर अगर हम अपना यहां पर पहले वेव डायग्राम बनाते हैं, कैसा वेव, तो वेव डायग्राम में बच्चा क्या करना है, आपके मैं थोड़ा रफली बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को करना। ये हमारा ओमेगा टी हो जाएगा, ये हमारा वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे करना क्या है, इसमें मेरे को, अब देखो, जब यहां पर तुम टाइम को 0 रखोगे तो करंट पॉजिटिव से शुरू होगी, मतलब करंट हमारी यहां से शुरू होगी, इस तरीके से ग्राफ आएगा करंट का। अब इस केस में वोल्टेज 0 से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि जब यहां टाइम 0 रखोगे तो तुम्हारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुम्हारा वोल्टेज हो जाएगा 0। मतलब कुछ ग्राफ, इनको पॉइंट बना लो यहां पे इस तरीके से, और तुम्हारा ग्राफ यहां से शुरू होगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अब तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये करंट की पीक वैल्यू हो गई, सॉरी वोल्टेज की पीक वैल्यू हो गई, और ये वाली वैल्यू जो हो गई वो करंट की पीक वैल्यू हो गई। ठीक, ये करंट की पीक वैल्यू हो गई और ये वोल्टेज की पीक वैल्यू हो गई। समझ में आ गया। बाकी इसमें आप हर एक उसमें टाइम दिखाना चाहते हो तो वो सब आप कर सकते हो भाई, यहाँ पर 0 टाइम के रिस्पेक्ट में तो 0, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका t/2 टाइम होता है, यहाँ पर आपका 3t/2, सॉरी, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका t/2 होता है, यहाँ पर आपका t होता है, इस जगह पर 3t/2 होता है, इस जगह पर 2t होता है। इस तरीके से टाइम आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा गौर करने की बात नहीं, पहले आपको डायग्राम सीख लेना है। ठीक है, तो इसमें हमको पता क्या चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हेयर हेयर इक्वेशन, अगर इसको देखो गौर से, अगर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए और इस इक्वेशन को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें ये पता चल रहा है कि हेयर करंट लीड्स वोल्टेज, हेयर करंट लीड्स वोल्टेज, सॉरी, हेयर करंट लीड्स ओवर वोल्टेज, हेयर करंट लीड्स ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज बाई π/2 फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर इसी को आपको यहां पर फेजर डायग्राम बनाना है तो अगली बार वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज VC नीचे हो जाएगा, और इसके लिए जो करंट आपकी होगी वो इधर हो जाएगी। वो बहुत बवाल वाला काम मत करना, इसके लिए करंट आपकी क्या करेगी, लैग करेगी, तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये इसका हो गया फेजर डायग्राम, π/2 होगा ये फेजर। आई होप समझ पा रहे हो, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां पर मेरे को अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज वही लगा देना है, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसको आप लोगों को अच्छे से देख लो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको वीडियो बैक करके प्रॉपर तरीके से देख लो। ठीक है, तो हमारे इंडिविजुअल सर्किट्स की बात हो गई। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल सर्किट्स की बात हो चुकी है, सारे के बारे में बात कर ली मैंने। अच्छा, इसका एक चीज रह गई है, इसमें हमारी एक चीज रह गई है, क्या रह गई है सर, चलो देख लेते हैं। यहां से मैंने 2-3 चीजें निकाली, इक्वेशंस पता चल गई। मैंने यहां से एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c निकाल लिया, यार इसी को हमने बोल दिया 1/2πfc बोल दिया है। एक तो ये चीज पता चल गई, यहां से मुझे फेज पता चल गया कि इसमें भी हमारी करंट जो है π/2 से आगे रहेगी। तो अगर हमको ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं तो इन्हीं के बेसिस पर हम जरा एक पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर भी जरा कैलकुलेट कर लो फटाफट भाइयों। पावर फैक्टर को हम cos φ बोलते हैं
और cos फाई का मतलब हो गया हमारा cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू का मतलब हो गया 0। इसका मतलब है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी हमारा जो पावर फैक्टर आता है, जो हमारा पावर फैक्टर आता है वो भी हमारा कितना होता है, 0 होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब अभी आपको आगे अच्छे से पता चलने वाला है। ठीक है, पता चलने वाला है। तो ये हमारा हो गया प्योर कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, यहां पर हमने दो इक्वेशंस पाई, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की मैंने यहाँ क्या इक्वेशन पढ़ाई, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये करंट की इक्वेशन मिली मुझे, और ये मुझे वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई। ये इतने पॉइंट मेरे को मिल गए। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी। अच्छा, एक्सी को हम बोलते क्या है, एक्सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव। ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक, ये बात हो गई इसके बारे में। ठीक है, और मैंने इंडक्टर कॉइल में क्या क्या मिला मुझे, एक्सएल इज इक्वल्स टू मुझे मिला ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल का मतलब मुझे मिला 2 पाई एफ एल। क्या मिला, 2 पाई एफ एल मिला, 2 पाई एफ एल मिला। ठीक है, इक्वेशंस क्या मिली मुझे, एक इक्वेशन मिली मुझे v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिली, करंट के रिस्पेक्ट में I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये मिली। तीसरी इसमें मुझे फेज डिफरेंस, इसमें मुझे कितना मिला, पाई बाई टू मिला। इसके बेसिस पर हमारा जो पावर फैक्टर हमको मिला था कॉस फाइव, वो भी हमको इसमें भी 0 मिला। कॉस फाइव पूरा पूरा मुझे 0 मिला, यानी कि पावर फैक्टर जो मुझे पूरा पूरा मिला वो 0 मिला। पावर फैक्टर क्या मिला मुझे, 0 मिला। ठीक है, पावर फैक्टर मुझे 0 मिला। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इसमें। एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर साइड में बात कर लेते हैं रजिस्टर सर्किट की, प्योर रजिस्टर के बारे में। तो इसमें आर मेरे को आर नॉट के बराबर मिला, मतलब वही ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें हमें इक्वेशन क्या मिली, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मिली, साइन ओमेगा टी मिली। और I इज इक्वल्स टू क्या मुझे मिली, आई नॉट साइन ओमेगा टी मिली। ठीक है, और इसमें मुझे क्या मिला, इसमें मुझे नो फेज मिला। इसमें क्या मिला मुझे, नो फेज मिला। अगर नो फेज मिला तो इसके बेसिस पर पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर इसका कितना हो गया, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। पावर फैक्टर हमारा कॉस 0 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, ये तीन बातें आपको तीनों सर्किट में अलग अलग मैंने क्या कर दी हैं, समझा दी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेटेड सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी और कोई भी चीजें नहीं पढ़ेंगे। जब सर्किट के अंदर एल सी और आर लगा हो, क्या लगा हो, बाकी इंडिविजुअल सर्किट्स बहुत इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना एलसीआर है। तो एल का मतलब एक इंडक्टर कॉइल लगी हो सर्किट के अंदर, सी का मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ हो और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। उस केस में टोटल मुझे सब कुछ निकाल के दिखाना है। ठीक है, उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया। ठीक है, साइन ओमेगा टी एलसीआर सर्किट के लिए बात कर रहे हैं। तो जो अब सबके हमको फेज डायग्राम याद होनी चाहिए। इसमें हमारा फेज डायग्राम, इसमें वोल्टेज ऊपर होता है, करंट इधर होती है। ठीक है, VL इधर होता है, I इधर होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज यानी कि VC नीचे होता है, और करंट हमारी इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, करंट मेरी इस डायरेक्शन में होती है, और रेजिस्टेंस सर्किट के लिए जिस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज होता है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। ठीक है, फिर हमको करना क्या है, एलसीआर सर्किट के लिए मेरे को इन तीनों फेजर डायग्राम को एक साथ कंबाइन करके लिखना होता है। तो तीनों का फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं इस जगह पे, तीनों का फेजर मतलब एक साथ सबको बनाएं, तो हमें क्या करना है कि ये हमारी हो गई VC, ये हमारा हो गया VL। ठीक है, और ये हमारा हो गया इधर VR। ठीक है, ये हमारा हो गया VR। करंट, और करंट हमारी इधर ही रहेगी। यानी कि अगर इसको हम पलट दें, इसको अगर हम पलट दें, इसको इधर VC ना लिख के अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है, वेक्टर है ना, ये सब सब वेक्टर कैलकुलेशन है। तो इस वेक्टर को अब हम VL ना बोल के क्या बोल सकते हैं, इस वेक्टर को हम VL ना बोल के अब बोल सकते हैं, इस वेक्टर को हम VL ना बोल के अब हम बोल सकते हैं VL माइनस VC। ठीक, ये VL माइनस VC वेक्टर हो गया। ठीक, इसका रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया ऐसे।
ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी वी एल माइनस वी सी हो गई, ये डिस्टेंस हमारी वी आर हो गई। तो इसकी जगह पर हमको नेट, अब इसमें हमको सारा कैलकुलेशन करना है, ध्यान से देखना, सारा मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर अगर हमको वी नेट निकालना हो, नेट पोटेंशियल निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल का 90 डिग्री है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये v है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मुझे एलसीआर सर्किट के बारे में पूरा डिस्कशन करना है, ये हो गया। तो v इज इक्वल टू मुझे यहाँ से क्या मिला, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ आई एक्सएल माइनस इसकी जगह पर लिख सकता हूँ आई एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। आई स्क्वायर और आई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, आई स्क्वायर निकल के बाहर आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू आई अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। और अगर मैं इसको नीचे कर दूँ तो ये हमें मिल जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, आया ना, एक्सएल और मुझे एक्सएल और माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। v अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आई को हम जेड बोल देंगे, जेड का मतलब हमारा ये इम्पिडेंस हो गया, क्या हो गया, जेड का मतलब ये मेरा इम्पिडेंस हो गया, और इम्पिडेंस हमारा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एलसीआर सर्किट के लिए इम्पिडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर। आपको ये याद रखना है एलसीआर सर्किट के अंदर, ठीक है। जेड को क्या बोलते हैं, जेड को हम लोग नाम देते हैं इम्पिडेंस, जो जेड हमारा होता है, जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। जेड को हम क्या बोलते हैं, जेड को हम इम्पिडेंस नाम देते हैं। तो हमने यहाँ से इम्पिडेंस निकाल लिया, और इसका एक लिखने का तरीका हो सकता है, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसको हम आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, प्लस एक्सएल की जगह पर हम लोग ओमेगा एल माइनस इसकी जगह पर 1 अपॉन ओमेगा सी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है, या और करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल की जगह पर मैं 2 पाई एफ एल लिख सकता हूं, और ओमेगा सी की जगह पर मैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी भी लिख सकता हूं। ये और इन दोनों का मैंने होल स्क्वायर कर देना है। तो अब मेरे पास ये 2-3 तरीके के फॉर्मूलेज निकल के सामने आ जाते हैं, जो एलसीआर सर्किट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक पावर फैक्टर का और फॉर्मूला सर बताया गया है, पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला हमें बताया गया है, क्या, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस सर इंडक्टिव कैपेसिटी नहीं, रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस मतलब पावर फैक्टर को हम इससे लिख सकते हैं cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड से भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम एलसीआर सर्किट के पावर फैक्टर की बात करें, एलसीआर सर्किट के पावर फैक्टर की बात करें, तो cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या लिख देना है, अंडर रूट के अंदर हमें लिख देना है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल ऑफ स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मुझे पावर फैक्टर मिल जाएगा किस सर्किट के लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। बात क्लियर है कि नहीं, ये मुझे एलसीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर मिल जाएगा, इसके लिए मिल जाएगा, एलसीआर सर्किट के लिए मुझे पावर फैक्टर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये और ये सारी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, और ये पूरा प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपने कैलकुलेशन ऑफ, हो गई एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज की, ठीक है।
एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज की हम बात करेंगे। तो पहले जरा हम आई एवरेज की वैल्यू निकाल लें, उसी के बेसिस पर जो भी टाइम डिपेंडेंट कोई इक्वेशन होगी करंट के लिए तो हम वही निकालेंगे। तो आई एवरेज पहले निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो हम आई का फॉर्मूला लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हमारी इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है? ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है, इंस्टेंटेनियस। कौन सी करंट होती है? ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है। इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, आई एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई एवरेज निकालने के लिए हम डी क्यू अपॉन डी टी करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, इसको नहीं, समझो। हमारी देखो करंट जो होती है, जो करंट हमारी आई होती है, उसको हम चाहे ऐसे लिख दें या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं। हमको आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल्स टू हो गया हमारा आई डी टी। क्या हो गया? आई डी टी। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो यानी कि यहां से q इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये हमें चार्ज मिल गया। क्या मिल गया? चार्ज मिल गया, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। तो आई एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को क्या रखना पड़ता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्या रखना पड़ता है? मतलब चार्ज अपॉन टाइम का इंटीग्रेशन, वो टोटल टाइम है ना, टाइम टाइम। तो आई एवरेज का एक फॉर्मूला बेटा बन जाता है, आई एवरेज का एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इस फॉर्मूले को जिस बच्चे ने याद कर लिया, उस बच्चे के लिए एवरेज करंट निकालना कोई एक जैसे बच्चों का गेम नहीं होता है, उस बच्चे की तरह ये गेम आपके लिए हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर मुझे एक अपनी एवरेज करंट निकालनी है, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है? एवरेज करंट निकालनी है। तो पहले बेटा हम एक बात कर लें, हम लोगों ने एक अभी एक हम लोगों ने एक चीज देखी। क्या देखी सर? ठीक है, उसको रहने दो। हम लोगों ने एक चीज देखी अभी कि जो डायग्राम बनता है उसमें उसमें कुछ इस तरीके से साइकिल्स आपकी आती हैं, इस तरीके से, ठीक। ये एक कंप्लीट साइकिल होती है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल को बनाते हैं। इसके लिए अगर हम टाइम की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, तो यहां पर मैंने भी बताया था ये टाइम जीरो होता है। ये टाइम जो होता है, इस जगह पर जो टाइम माना जाता है, ठीक है, इस जगह का जो टाइम माना जाता है, इस जगह का यहाँ का जो टाइम माना जाता है वो t/2 माना जाता है। ये जो टाइम माना जाता है, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये जो टाइम माना जाता है, हट जाना, ये जो टाइम आपका माना जाता है ये t/2 माना जाता है। अरे भाई यार गुस्सा दिला रहा है। ये टाइम हमारा t/2 माना जाता है। ये टाइम जो हमारा यहाँ पर होता है इसको हम लोग 3t/2 मानते हैं। कितना मानते हैं? 3t/2 मानते हैं। और इसको हम कितना मानते हैं? t मानते हैं, ठीक। इसको हम कितना मानते हैं? 2 मानते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो ये टाइम का मेरा, तो हम क्या करेंगे, मुझे एवरेज वैल्यू अगर निकालनी तो हम एवरेज वैल्यू दो के लिए निकालेंगे। पहले हम आई एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज देखो, एक आई एवरेज हमारी जीरो आती है, याद रखना। और एक हमारी एवरेज करंट की जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 2I0 अपॉन पाई। कितनी आती है? 2I0 अपॉन पाई। हमें इन्हीं दोनों का डेरिवेशन देखना है, इन्हीं दोनों का हमें डेरिवेशन देखना है, ठीक है। पर इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो I0 हमारा ये जो जीरो के बराबर आता है, ये आता है फॉर कंप्लीट, फॉर कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और एवरेज करंट की जो वैल्यू होती है फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, वो कितनी होती है? वो हमारी होती है 2I0 अपॉन पाई। इसी का आपसे वो कह देता है कि भाई साहब मेरे डेरिवेशन करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि एवरेज वैल्यू जो करंट की होती है वो फुल साइकिल के लिए जीरो होती है और हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपॉन पाई होती है, मुझे करके दिखाओ। तो इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है। कंप्लीट साइकिल का मतलब है जो टाइम की आपको लिमिट रखनी है वो जीरो से टी रखनी है,
और जब हाफ साइकिल के मतलब जो टाइम की आपको लिमिट रखनी है, तो देखो हाफ साइकिल कहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, t/2 पे, तो 0 से t/2। ठीक है, हमें ये चीज आपको बतानी है कि हाफ साइकिल के लिए जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो 2I0/पाई होती है। तो इसका जरा डेरिवेशन देखो, दोनों का डेरिवेशन, पहले इसका डेरिवेशन करा रहे हैं, प्रूफ समझना कैसे है। इसी आई एवरेज की वैल्यू में, यही हमें आई एवरेज रखना है, और इसी आई एवरेज की जगह पर, ठीक है, इसी आई एवरेज की जगह पर हमें क्या करना है, ठीक ध्यान से देखें जरा, इसी आई एवरेज, तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 से पहले टी लगा देना है, ठीक है, और आई की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी, प्रूफ हो रहा है dt, हाँ या ना, ठीक, और डिवाइड में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t और dt। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब आपको देना है। ठीक है, हाँ या ना में आपको जवाब पूरा बताना है। इतनी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब फटाफट आपको क्या करना है, ये तो हमारा टी हो जाएगा, ये हमारा टी हो जाएगा, मतलब आई एवरेज जो हमारा हो जाएगा, उसको इधर 1/t इधर रख दो, और इंटीग्रेशन कर दो जरा इसका, I0 सॉरी 1/t क्यों, देखो इसका नीचे का इंटीग्रेशन टी आएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो टी आएगा, और इधर से I0 बाहर निकाल लो, तो ये हमारा हो जाएगा I0/t। क्या हो जाएगा, I0/t हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा माइनस का कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से हो जाएगा, तो नीचे हमारे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है, हमें 0 से टी रख देनी है, कहाँ से कहाँ रख देनी है, 0 से टी रख देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो जरा ध्यान देना है आपको, ठीक है, I0/t ये हो जाएगा, और जब तुम इसकी जगह पर रखोगे तो माइनस को आगे कर दो, और ये तुम्हारा हो गया कॉस ओमेगा, और मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, तो लिमिट की जगह पर कैपिटल टी आ गया, डिवाइड में ओमेगा आ गया। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि टाइम और ओमेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, सॉरी हाँ, टाइम इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, टाइम पीरियड जो होता है वो 2π/ओमेगा होता है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा/2π होती है। तो जरा टाइम की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं, तो क्या मिला मुझे, I0/t मिला, और कॉस ओमेगा की टी की जगह पर हम रख दिया 2π/ओमेगा, क्या रख दिया, कॉस 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है, कॉस के किसी भी n पाई की वैल्यू, कॉस n पाई जो होता है वो ऑलवेज जीरो रहता है, कॉस n पाई हमेशा जीरो रहता है, तो कॉस 2π क्या रह जाएगा, कॉस 2π हो जाएगा जीरो, तो यहां से हमें क्या मिल गया कि आई एवरेज की वैल्यू जीरो हो गई। क्यों, सिंस कॉस 2π, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हम्म, साइन के n पाई की वैल्यू जीरो होती है ना, साइन ओमेगा टी हो गया हमारा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी है ना, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है, I0 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पर मैंने रख दिया, टी की जगह पर मैंने रख दिया 2π/ओमेगा। कुछ गड़बड़ हो गया? फिर से चेक करो जरा, I0 साइन ओमेगा टी, तो I0/t निकल के बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से होगा, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा नीचे, और कॉस ओमेगा टी की जगह पर 2π/ओमेगा, और यहाँ पर नीचे ओमेगा आपका एक और आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2π का मतलब है 180 डिग्री, 180 डिग्री में कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या? हम्म, देखो हाँ, ये जो समझ में आ गई, तो कॉस ओमेगा टी, कहाँ हो गई मिस्टेक, cos 2π, लिमिट 0 से t हो गई,
यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं रखी है, वही गड़बड़ हो गया। कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और माइनस का कॉस 0/ओमेगा हो जाएगा, सब कुछ है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा, देखो इसको थोड़ा अगले स्टेप पे करें, अगले उस पे करें, पेज पे, ठीक है, अगले पेज पे करें, ठीक है। देखो जरा, ये हमें याद रखना, ये चीज़ हमें आई, हमारी आई एवरेज क्या निकल के आई, जो आई एवरेज निकल के आई है वो आई हमारी आई नॉट माइनस का आई नॉट अपॉन टी, और अंदर क्या आया है, कॉस ओमेगा, कैपिटल टी था तो उसकी जगह पर मैं क्या रख दूं, 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिया मैंने, यहाँ ओमेगा कर दो बाहर, 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दिया मैंने, माइनस का कॉस 0 कर दिया, ठीक है। ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरा 1 आ गया, कॉस 2 पाई की वैल्यू माइनस का कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आई एवरेज टोटल की टोटल कितनी हो गई, 0 हो गई। टोटल हमारी आई एवरेज करंट कितनी आ गई, देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ आपको पता चली कि जो हमारी टोटल एवरेज करंट, ये फॉर फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, ये पूरी फुल साइकिल के लिए है, पूरी फुल साइकिल के लिए हमारी एवरेज करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए बात करेंगे, अब हम बात कर लें थोड़ा हाफ साइकिल के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फॉर फॉर हाफ हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए हमें प्रूफ करना है, तो जरा ध्यान से देखो, उतने में हो जाना चाहिए, तो इसको जरा हम डिवाइड मार दें इस तरीके से, देखो जरा ध्यान से भाई, आई एवरेज की वैल्यू कितनी हमारी आएगी, देखो बाकी डेरिवेशन तुम्हारा यहीं तक रहेगा, गौर से देखो, बाकी डेरिवेशन तुम्हारा ये जो सब चलेगा सब यहीं तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, बाकी सब तुम्हारा यहीं तक आएगा, बस लिमिट तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगली बार जो लिमिट तुम्हें लानी है वो कहाँ से कहाँ लानी है, फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2 लाना है, आई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड के अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2, और ये हमारा डी टी हो जाएगा, तो आई एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये t/2 निकल के आएगा, t/2, और यहाँ से आई नॉट निकल के आएगा, देखो ऊपर हमारा 2 आई नॉट आने लगा, नीचे हमारा t आने लगा, समझ गया ना, यहाँ t/2 लिखोगे, जो निकल के जब t आएगा इंटीग्रेशन t/2 माइनस 0 आएगा, t/2 और इसका 2 ऊपर चला गया, और आई नॉट निकाल के बाहर करोगे, 2 आई नॉट अपॉन टी आ जाएगा, इतना समझने की कोशिश करो, बुड़बक नहीं हो, ठीक है। और साइन ओमेगा टी और डी टी, समझ में आ गया। फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन टी आ गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2, t/2, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फिर से वही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, 2 आई नॉट अपॉन टी हो जाएगा, और इसकी जगह पर मैंने माइनस आगे लगा दिया इसको, और ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की जगह पर टी ओमेगा t/2 हो जाएगा, डिवाइड में ओमेगा वो निकाल के बाहर कर दो, और माइनस का कॉस 0 हो जाएगा, माइनस का कॉस 0 हो जाएगा, हम्म, है ना, बिल्कुल सही बात है। टी की जगह पर तुम रखोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 और -2, हाँ ठीक है, -1 -2, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा इसको, इसको जरा गौर से देखते जाओ, इतना समझ में आ गया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, टी की जगह पर रख देना 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये रख दिया, अंदर इसकी जगह पर भी तुम रख दो कॉस 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा पहले से ही चल रहा है ओमेगा, और टी की जगह पर हमने रख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा, और नीचे हमने रख दिया 2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का कॉस 0, यानी कि इसकी जगह पर हम रख सकते हैं माइनस का 1, और कॉस पाई भी, और यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आई एवरेज, ये सब कर लोगे जब आएगा समझ में आ जाएगा, यहाँ हमारा आ गया आई नॉट अपॉन पाई,
और इसकी जगह माइनस का वो भी, और इसकी जगह पर माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी कि माइनस 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 का 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2I0/5। ठीक, इसी चीज को हमें प्रूव करना था। दिस इज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, दिस इज फॉर हाफ साइकिल। ये करंट के लिए हो गया। तो करंट के लिए फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2I0/पाई होती है। अच्छा, सेम चीज हमारी वोल्टेज के लिए भी हो जाएगी। वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी फॉर फुल साइकिल। वोल्टेज के लिए अलग से नहीं निकालना है। वोल्टेज आ जाए तो यहाँ वोल्टेज वोल्टेज चलने लगेगा। करंट के लिए कह रहे हो तो करंट करंट चलने लगेगा। ये मत सोचना कि सर करंट का करा दिया है, वोल्टेज का नहीं कराया, तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो जहां करंट है वहां पर वोल्टेज रख देना। तो वी एवरेज, और वी एवरेज हमारी यही होगी 2V0/पाई फॉर फुल साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो यही तुम्हारी वोल्टेज के लिए हो जाएगी और यही तुम्हारी करंट के लिए हो जाएगी। ये प्रूफ याद रखिए, सिर्फ ये सिर्फ आपको प्रूफ ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने इसमें करा दी आपको। ठीक है, एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज दोनों मैंने करा दी। उसके बाद आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज की बात आ जाती है। ठीक है, आईआरएमएस और आरएमएस वोल्टेज की बात आ जाती है। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए नहीं, बस इसका फॉर्मूला याद रखिए कि जो आरएमएस वैल्यू होती है उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है। पहले आरएमएस का मतलब होता है, आरएमएस का मतलब होता है पहले इसका स्क्वायर करो, उल्टे पहले इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद इसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं और मीन करने के बाद इसका हम रूट ले लेते हैं, वही हमारी रूट आ जाती है। तो पहले हमने क्या किया, जो करंट हमारी आई उसका मैंने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद मैंने इसका एवरेज निकाल लिया और एवरेज करने के बाद मैंने इसका पावर 1/2 ले लिया। ठीक है, इसकी पावर मैं 1/2 ले लूंगा। इसी तरीके से आपको कर लेना है। IRMS की जगह पर आपको निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आई हमारे पास क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू होती है I0 sin ωt। ठीक है, मैं बता देना कैसे करना है। इसलिए आई स्क्वायर पहले निकाल लेना। आई स्क्वायर होता है हमारा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t। ठीक है, ये वैल्यू उठा के आपको रख देनी है यहाँ पे। जब ये है, अब उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये करना पड़ेगा फ्रॉम 0 से t। ठीक है, I0 साइन स्क्वायर ω t अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt। ठीक है, जब ये निकाल लोगे, फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आई एवरेज निकल के आएगा यहाँ के कैलकुलेशन से, यहाँ के कैलकुलेशन जो तुम्हारा आई एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बता दे रहा हूं, I0 स्क्वायर/2। याद रखना, I0 स्क्वायर/2 निकल के यहाँ पर आएगा। फिर हमको क्या करना है, इसी एवरेज का हमें रूट निकाल लेना। रूट ऑफ आई एवरेज क्या आएगा, रूट ऑफ आई एवरेज क्या आ जाएगा, I0/√2 आ जाएगा। इसका रूट निकालोगे ना तो I0/√2 आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं अपनी IRMS। ठीक है बेटा, यहां से इसको आप जब सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करना बच्चा आपको आता है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना आता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब हम यहां पहुंचेंगे। तब हम कहां पहुंचेंगे, तब हम इस जगह पे पहुंचेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम इस जगह पे आएंगे। यहां से हम इस एवरेज का जब रूट लेंगे तब हमारी IRMS वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक ठीक, यही काम आपको वोल्टेज के लिए भी कर देना है। तो VRMS भी हमारी कितनी आ जाएगी, VRMS भी हमारी आ जाती है V0/√2। ठीक है, V0/√2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, विदाउट इस इंटीग्रेशन के काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखवाया। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू I0 स्क्वायर/2। फिर इसका हमको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर लिया। फिर उसका एवरेज निकालना था तो मैंने उसका एवरेज निकाल लिया, इतना है। फिर उस एवरेज का हमें रूट करना है, तो इस एवरेज का रूट करेंगे तो I0/√2 आ जाएगी। तो यही IRMS होता है और यही हमारा VRMS होता है। और जो हमारे घर में VRMS आता है वो कितने वोल्ट का आता है, 220 वोल्ट। यानी कि जो
वोल्टमीटर मेजर करता है या एमीटर मेजर करता है, वो आरएमएस वैल्यू करंट और वोल्टेज की मेजर करती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसी जगह पर आपको पावर डिसिपिएशन का एक फॉर्मूला होता है, जिसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट है, पर उसका डेरिवेशन इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा ये दो इंपॉर्टेंट थे, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, और एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट। इनके जितने ज्यादा डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट थे, और पीछे के वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम जितना इंपॉर्टेंट था, और एलसीआर सर्किट जितना भी इंपॉर्टेंट था, वो सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। बस आपको यहाँ पर पावर डिसिपिएशन का एक थोड़ा याद रखना है। पावर इसी जगह पर मैं लिखे दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो है नहीं, पर मैं लिखे दे रहा हूँ पावर डिसिपिएशन। ठीक है, पावर, देखो बच्चा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आएगा नहीं, हो सकता है आ जाए, और आया भी है, पिछले ईयर्स में आया है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना बिल्कुल भी गलत है, पर हाँ पढ़ के आप जाओगे, गो थ्रू होके जाओगे, तरीका वही है। ठीक है, बस इसका डेरिवेशन करना है आपको, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है, इस वजह से इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी भी है। देखो इसमें जो जो चीजें यूज होने वाली है वो मैं सब पीछे बता चुका हूं, इसी वजह से इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे से इसको समझ लोगे, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी मैथ है, इंटीग्रेशंस हैं। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला बता दूं मैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आरएमएस वेलोसिटी और आरएमएस करंट के टर्म्स में। अगर नहीं है, अगर आरएमएस वैल्यूज नहीं है आपके पास, तब आप क्या करोगे? उसके लिए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन रूट टू। अभी हमने देखा आरएमएस वोल्टेज को हम वी नॉट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, करंट को आई नॉट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस फाई। ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। ठीक है, इस बेसिस पर भी हम चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। कॉस फाई यहां पर पावर फैक्टर है। अगर हम यहीं पर स्पेशल केसेस की बात करें, अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टर है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट आई नॉट अपॉन रूट टू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्यों? फॉर प्योर रेजिस्टर सिंस कॉस फाई वहां पर 1 होता है, तो कॉस फाई जैसे यहां पर 1 रखोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, ये स्पेशल केस फर्स्ट हो गया। सेकंड में, चाहे सर्किट में प्योर इंडक्टर कॉइल लगा हो, या सर्किट में प्योर, या सर्किट, चलो इसको मैं अलग बता दूं थोड़ा, एक बस लेक्चर थोड़ा सा छोटा सा। तो पी एवरेज की वैल्यू हमने क्या, सॉरी, पावर डिसिपेशन का मैंने फॉर्मूला क्या निकाल लिया? पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू हमारा आ गया, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। मतलब हर एक सर्किट के लिए आप यहां पर पावर फैक्टर रखते चले जाओगे, हमारा काम बन जाएगा। और दूसरा एक फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट टू इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू कॉस फाई। ठीक है, ये दो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ स्पेशल केसेस लेके चले, पहला स्पेशल केस क्या है? अगर प्योर रजिस्टर हो, फटाफट बता रहा हूं, अगर प्योर रजिस्टर होगा तो उसके लिए जो कॉस फाई, जिसको हम पावर फैक्टर नाम दे रहे हैं, कॉस फाई जो होता है, डायरेक्ट कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसके लिए पावर का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो वी नॉट आई नॉट अपॉन रूट टू, हाँ, वी नॉट टू, इतना हो जाएगा। यानी कि पावर डिसिपिएशन जो होगा वो अल्टरनेटिंग पावर का हाफ होगा, यही चीज यहाँ पे शो हो रही है। दूसरा स्पेशल केस इसके लिए क्या हो जाता है? इफ अगर प्योर इंडक्टर ले लें, क्या ले लें? इफ प्योर इंडक्टर ले लें या प्योर कैपेसिटर ले लें, प्योर इंडक्टर ले लें या प्योर कैपेसिटर ले लेते हैं अगर हम सर्किट के अंदर, तो प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर का हम लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? कॉस फाई की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर कॉस फाई की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, इसका मतलब है कि पावर डिसिपेशन भी हमारा 0 हो जाएगा और एल और सी सर्किट, एल और सी सर्किट के लिए दोनों चीजें हमारी हो जाएंगी। अच्छा, अगर एल आर है या एल सी है या सी आर है,
तो इनके लिए पहले आपको cos फाई निकाल लेना, r बाई जेड करके cos फाई निकालो और cos फाई की वैल्यू उठा के रख दोगे तो हमारा यहां पर cos फाई की वैल्यू उठा के रख दोगे, चीजें निकल के आ जाएंगी। हमने पढ़ा कौन सा सर्किट है, हमने LCR सर्किट का इंपेडेंस, अभी हमने पावर फैक्टर निकाला था। तो LCR सर्किट के लिए जो पावर हमारी बन जाएगी P इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और पावर फैक्टर उसका क्या आया था, R अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये सारी चीजें आपको फोकस्ड रखनी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, फटाफट जो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेते चले जाए। मैं एक एक स्लाइड को पीछे करते जा रहा हूं और आपका चैप्टर यहीं पर अल्टरनेटिंग करंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने यहां पर डिस्कस कर ली। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं भाई, फटाफट जो स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं इसकी। ठीक है, ये हमने रजिस्टर के लिए बता दिया, पहले ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैंने रजिस्टर के लिए बता दिया, इसकी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद मैंने क्या क्या इक्वेशंस कैसे कैसे सेट की जाती है मैंने वो बता दी। चले जाओ चले जाओ चले जाओ करते चले जाओ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इंडक्टर कॉइल आ गया, हाँ फिर इंडक्टर कॉइल के लिए, अच्छा रेजिस्टेंस की मैंने बात कहाँ की है, रेजिस्टेंस की बात मैंने शायद यहाँ पे कर ली क्या, अच्छा ये रेजिस्टेंस की बात हो गई, हमारे प्योर रजिस्टर के लिए बात हो गई। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्योर रजिस्टर के लिए हो गई। उसके बाद हमने इंडक्टर कॉइल के लिए देखा, ये इंडक्टर कॉइल के लिए हमारी पूरी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इंडक्टर कॉइल के बाद मैंने क्या किया, ये इंडक्टर कॉइल का पूरा फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बना दिया। उसके बाद मैंने प्योर कैपेसिटर सर्किट ले लिया, उसके बेसिस पे पूरा वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर LCR सर्किट डिफाइन कर दिया, ये कौन सा सर्किट है, ये LCR सर्किट के बारे में हमने बात डिस्कस कर ली। LCR सर्किट के बाद हमने क्या डिस्कस किया, LCR सर्किट के बाद मैंने एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट की, उसके बाद मैंने इसका डिस्कशन किया, फिर ये और फिर ये। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका पावर फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। फाइनली आपका जो अल्टरनेटिंग चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लेक्चर के अंदर अब फिनिश हो चुकी हैं, समझ में आ गया। और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो बाकायदा डेरिवेशंस पे होगा। इस लेक्चर को लेंदी बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि कुछ बच्चों का बहुत मैसेज आया था कि सर अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा डीपली बता दीजिए। अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं वो मैंने छोड़ी हुई हैं, पर अभी आपके एग्जाम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। तो इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है AC से उतना ही आने वाला है, उसी से घूम फिर के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस पे, उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे। तो करना क्या है, इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को देखो, वीडियोस को पूरा कंप्लीट करो। जो बच्चे देख रहे हैं डबल स्पीड पे उसको करके देखो या 1.7x पे करके देख लो, और बाकायदा प्रॉपर जितने भी उसके फॉर्मूलेज आ रहे हैं उन फॉर्मूलेज को फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में विद प्रॉपर डेरिवेशंस, बाकायदा एकदम आग लगा देंगे, डेरिवेशंस को खत्म कर देंगे। तो बाय।